हेलो एवरीवन। सॉरी, ये क्लास यूट्यूब पे चलने वाला था और आज 32 नंबर बैच का डेमो था जो शायद गलती से खाली ऐप में चल गया। एनीवे, मैंने जो एक्सप्लेनेशन किया है अभी मैं आपको समझा दूं, जितने लोग अभी आए हो। बेटा, ये बैच नंबर 32 है और ये आज शुरू हो रहा है चैप्टर वर्ब से। इस बैच में आपको दो बैचेस मिलेंगे। एक तो मिलेगा जो आपका लाइव क्लास है, बैच नंबर 32 का, जो आज पहला क्लास है। इसके साथ आपको करीबन अराउंड 90 टेस्ट पेपर्स मिलेगा। हालांकि इसमें 75 लिखा हुआ है क्योंकि पुराने टेस्ट पेपर्स को हम लोग काउंट ही नहीं करते हैं। और इसमें जितने भी मैं टेस्ट पेपर्स डिस्कस कराऊंगी, चाहे किसी भी बैच में डिस्कस कराऊं, चाहे यूट्यूब पे डिस्कस कराऊं, ये इसमें साथ में आपको मिलेगा। बैच नंबर 32 हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ब से। याद रखना, वर्ब सबसे बेसिक चैप्टर है और ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है जिस पर कई चैप्टर बेस्ड है। टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये वर्ब पर बेस्ड है। पैसिव वॉइस और नरेशन 50 क्वेश्चन आता है, 200 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन मेंस में पैसिव वॉइस और नरेशन होता है, ये भी बेस्ड है वर्ब पे। कंडीशनल सेंटेंस, क्वेश्चन टैग। इन फैक्ट मैं आपको बता दूं, आपको कुछ नहीं करना है, कोई नोट्स नहीं बनाना है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो, इट्स योर विश। नहीं बनाना है, कोई जरूरत नहीं है। आप इस बुक को खरीद लोगे, ये केडी पब्लिकेशन में ये बुक मिल जाएगा। सेम पीडीएफ जो आपको मिलेगा वही अपडेटेड पीडीएफ ही आपको मिलेगा। और अपडेटेड ये हमारा नया बुक जो आया है, आपको केडी पब्लिकेशन से लोगे तो आपको सबसे जो रीसेंट एडिशन है, ये आया है 4th एडिशन, ये मिल जाएगा आपको केडी पब्लिकेशन से। तो केडी पब्लिकेशन से ये बुक ले सकते हो। कहोगे नहीं मुझे बुक नहीं लेना है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास वॉल्यूम 1 तो होना चाहिए जो बिल्कुल रामबाण है। ठीक है, अब आती हूं मैं कि हम लोग वर्ब चैप्टर में जो शुरुआत करते हैं। याद रखना, आपको कुछ भी नहीं लिखना है जो मैंने आपको समझाया, सिर्फ सुनो और आप समझ जाओगे कि आपको पढ़ना कैसे। देखो बेटा, इंग्लिश इज नॉट योर लैंग्वेज। ये आपका ना रीजनल लैंग्वेज है ना आपका अपना लैंग्वेज है, लेकिन आपको पता है कि ग्लोबल लैंग्वेज है जो आपको आना चाहिए। और वो इसलिए भी आना चाहिए क्योंकि बहुत लोग कहते हैं मैम क्या जरूरी है हमें इंग्लिश जाने का। देखिए, जापानीज इंग्लिश नहीं पढ़ा है, क्या वो कामयाब नहीं हुआ है? बेटा, जापानीज से अपना कंपैरिजन करने से पहले आप जापानियों की तरह टेक्नोलॉजिकली साउंड भी तो हो जाओ। आप तो टेक्नोलॉजी के मामले में पिछड़े हुए हो, है ना? तो हमें कहां से बोरो करना पड़ेगा? जो रीसेंट डेवलपमेंट है, जो रीसेंट स्टडीज है, उसको बोरो करना पड़ेगा वेस्ट से। और वेस्टर्न कंट्री से अगर बोरो करना है आपको नॉलेज, जब तक कि आप खुद भी उस लायक ना हो जाओ, तब तक आपको उनका मोड ऑफ जो कम्युनिकेशन है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा ही। और एक चीज और बता दूं, कई लोग कहते हैं ठीक है हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा। बेटा, ट्रांसलेशन में वो भाव और वो भावना उभर के नहीं आती जो आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में बहुत क्लियर है, लेकिन जैसे अगर मैं POSE पोज बोलूं, है ना, अपोज एक वर्ब है जिसका हिंदी में मीनिंग समझाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, ओवरवेल्म बोलूं तो इसका भी मीनिंग समझाना बहुत मुश्किल होता है। द रीजन इज यू कैन फील दीज वर्ड्स, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। कैसे एक्सप्लेन करूं? क्योंकि उसके लिए कोई हिंदी वर्ड ही नहीं होता, राइट? अगर इंग्लिश की बात करें तो बेटा, इंग्लिश में आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि मैम एक बात बताइए, इंग्लिश पढ़ने के लिए ग्रामर पढ़ने की क्या जरूरत है? हम लोग हिंदी भी तो बिना ग्रामर के सीख गए। बेटा, आप हिंदी जो बोलते हो ना, अगर वही हिंदी लिखोगे तो शायद अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे क्योंकि आपकी हिंदी भी शुद्ध नहीं है। तो इंग्लिश में भी वही चीज है। स्पोकन में अगर आपको स्पोकन पढ़ना है तो मैं जो आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूं ना, उसका 1/3 मैं स्पोकन में पढ़ाऊंगी और अच्छी इंग्लिश बोल लोगे, क्योंकि स्पोकन अलग चीज है। जैसे अगर आप A to Z बैच लोगे तो उसमें स्पोकन भी इंक्लूडेड है और 5000 में सब कुछ मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्टिव भी, स्पोकन भी। और स्पोकन इज समथिंग जो आपको बोलना सिखाता है, यानी कि उसका डिफरेंट पोर्शन है।
आप कहोगे मैं इस इंग्लिश को क्यों नहीं उसके साथ अटैच कर सकता हूं? बेटा देखो, जो एग्जाम्स देते हैं वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों देते हैं। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम अगर दोनों देंगे तो सुनो ध्यान से, क्वेश्चन वहां से आएंगे ना जहां पर दोनों फंसे। इसीलिए हम जो पढ़ेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, डिफरेंट एंगल से पढ़ेंगे। इट इज नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्पोकन इंग्लिश, राइट? अब चलो, जो मैंने आपको समझाया कि भाई हम वर्ब की बात करते हैं, तो वर्ब क्या है पहले सुनो। अगर मैं कहूं आई, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। आई टीच, अब मीनिंगफुल है, मैं पढ़ाती हूं, है ना। ही क्या किया भाई? ही का बताओ, सब्जेक्ट बोल रहे हो आप तो उसका बताओ तो वो किया क्या। सब्जेक्ट का मतलब होता है करने वाला, करता, है ना। ही क्या, ही स्पोक, अच्छा उसने बोला, ठीक है, अब समझ में आया। यानी जब मैं वर्ब बोल रही हूं ना तो आपको समझ में आ रहा है बेटा वर्ब वही तो है, ये क्रिया का एहसास कराता है, ठीक है, क्लियर बेटा? एप्लीकेशन में क्लास तो हो रही है। टारगेट सीपीओ 2023, बिल्कुल ये बैच ले लो बेटा। अब आप नेक्स्ट देखो, इसमें अगर मैं वर्ब की बात करूं तो आप कहोगे भाई वर्ब क्या कर रहा है? जैसे सुनो ध्यान से, अब मैं आपको समझाती हूं। अगर मैं कहूं आई टीच, आई गो, आई कम, आई स्पीक, मैं बोलती हूं, आई स्पीक, मैं जा रही हूं, आई एम गोइंग, मैं बोलती हूं, आई स्पीक, मैं सुनती हूं, आई हियर, है ना, मैं पढ़ाती हूं, आई टीच। मतलब आपको एक्शन का एहसास हुआ? हाँ, एक्शन का एहसास हुआ, टीच में, कम में, गो में। लेकिन आई हियर में कोई एक्शन तो है नहीं कि लग रहा है कि हाँ कुछ आवाज मेरे कान में घुस रहा है, नहीं ना। इसका मतलब है कि जो वर्ब है वो अवस्था भी बताता है और वो क्रिया भी बताता है, वो एक्शन भी बताता है और वो स्टेट भी बताता है। सो अगर एक्शन एंड स्टेट दोनों की बात की जाए तो बेटा वो वर्ब है जो एक्शन भी बताता है और जो स्टेट भी बताता है। देखो, राइट? अब सुनो, जब हम वर्ब की बात करते हैं ना तो जरा ध्यान से देखो कितने तरह के वर्ब से। सुनो, जब आप बात करते हो वर्ब का तो वर्ब कितने प्रकार के हो सकते हैं, क्या ये इंपॉर्टेंट है? नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए वर्ब क्या है। एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। आप कहोगे मैम नाम जानना जरूरी है क्या? बेटा अगर आप सीरियस दे रहे हो तो नाम जानना जरूरी है। अगर आप सीरियस दोगे ना तो उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं आइडेंटिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच से, तब जानना जरूरी है, अदरवाइज जरूरी नहीं, ठीक है। आइडेंटिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करीबन 50-60 क्वेश्चन डिस्कस करके टेस्ट पेपर्स में ही डाल देती हूँ, तो वो वहीं पर आपको मिल जाएगा। नहीं तो फिर मैं अभी लेटेस्ट जो सीडीएस के पेपर उसको असेंबल करके वो भी डाल दूंगी, ठीक है। सुनो, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है बेटा? ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है भाई? जो हेल्प करेगा, जैसे आई एम टीचिंग, भाई टीच बता रहा है, वर्ब है, तो एम क्या कर रहा है? सिर्फ टीच को हेल्प कर रहा है। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स वो वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब को हेल्प करता है। आप समझने की कोशिश करो, अगर आप ऐसे सोचोगे ना नॉर्मल तरीके से, जैसे क्या है, पिक्चर देखते हो ना, पिक्चर में एक मेन हीरो होता है बेटा, वो मेन वर्ब है। मेन हीरो का मतलब मेन वर्ब है। और जो सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं ना सर्किट टाइप के, वो कौन होते हैं? वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को हेल्प करता है। देखते हो मेन वर्ब, याद रखो ना, ऐसे एक पिक्चर याद रखो मुन्ना भाई एमबीबीएस का, है ना। उसमें उसको जो भी चाहिए, एक डेड बॉडी भी चाहिए, तो सर्किट ने कहा ठीक है मैं डेड बॉडी ला के दूंगा। और उसमें भी जो वो एक आदमी के पीछे पड़ता है जिस तरह से उसको पकड़ के ले जाने के लिए, याद है ना? हाँ,
तो वो हेल्पिंग वर्ब क्या कर रहा है, जो हेल्पर है वो मेन हीरो को हेल्प कर रहा है। बेटा ऐसे ही ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, वो मेन हीरो यानी मेन वर्ब को हेल्प करेगा। अच्छा एक बात बताओ, मेन हीरो को तो हेल्प करेगा, तो पहले कौन आता है पिक्चर में? भाई हीरो की एंट्री एक थोड़ा सा शान के साथ होती है, पहले जितने सपोर्टिंग वाले होते हैं ना उनको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है पिक्चर में, है ना। उसके बाद सलमान खान की एंट्री होती है तो आपको लगता है अरे भाई है ना कुछ है, हीरो है। यानी पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा मेन वर्ब। मैंने कहा आई एम टीचिंग, पहले एम आया फिर टीचिंग आया, ठीक है। तो कहोगे मैम आई टीच में हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? भाई नहीं है, कोई बात नहीं, हो सकता है आपके सपोर्टिंग रोल में कोई एक्टर ही ना हो, खाली एक ही मेन हीरो हो, है ना। यानी कि कोई सपोर्ट करने वाला, उसको कोई साइड हीरो नहीं हो, एक अकेला मेन हीरो है, राइट। दिस मीन्स याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन क्या मेन हीरो के बिना पिक्चर बनेगा? नहीं बन सकता। यानी एक मेन वर्ब तो वाक्य में होगा ही होगा। क्या इश्यू है बेटा? देखो लाफ ऑफिशियल जो कह रहा है ऐप में नहीं चल रहा, एक मिनट रुको, हमारा वो देख रहा है, तब तक आप इसमें पढ़ लो ना। हाँ यूट्यूब में मुझे लगता है बेटा चल रहा है, हो सकता है शायद कुछ लोगों को इश्यू हो रहा हो, तो आप क्लास के बाद आप एक बार फोन कर लेना, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप कर देना अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। चलिए सुनिए ध्यान से, हेल्पिंग वर्ब मैंने कहा भाई वो हेल्प करेगा सर्किट की तरह, और मेन वर्ब मुन्ना भाई एमबीबीएस देखे हो ना, यानी कि बिल्कुल मुन्ना भाई की तरह वो मेन रोल निभाएगा और उसको जब भी कुछ चाहिए वो हेल्पिंग वर्ब को बोलता है। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, मेन वर्ब उसके बाद आता है। तो हम चलते हैं कि भाई वर्ब कितने प्रकार के हैं। भाई हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब कितने प्रकार के हैं? तो बेटा मेन वर्ब सारे प्रकार में बता दूं तो मैं टन्स ना पढ़ा दूं पहले, इसीलिए अभी मैं मेन वर्ब कितने प्रकार के हैं इसको हम छोड़ के चलेंगे। देखो ध्यान से, जो मैंने आपको समझाया, आपको जो समझा रही हूं बस समझो लिखने की जरूरत नहीं। अगर आपने बैच ले लिया और A to Z लेना है तो आप फिर से फोन करके 1500 और एक्स्ट्रा पे करके A to Z ले लोगे, स्पोकन और डिस्क्रिप्टिव दोनों उसमें मिल जाएगा। चलिए आ जाओ, देखो ध्यान से, ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प्स एमवी। एमवी का मतलब क्या है? मेन वर्ब, है ना, क्लियर? अरे बैच नंबर 27 ले रखा है प्रियांश, तो फिर अलग से लेने की क्या जरूरत है तुम्हें? बेटा एक स्पेशल बैच आपने ले लिया, फिर आपको भारत के किसी भी एग्जाम के लिए कोई अलग से बैच लेने की जरूरत नहीं, समझे? सुनो, मेन वर्ब को हेल्प करता है, अभी मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के पहले आता है, और फिर मैंने कहा भाई मेन हीरो होना ही चाहिए। ऑक्सिलरी वर्ब यानी सपोर्टिंग जो रोल में होते हैं वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन द सेंटेंस। हिंदी मीडियम वाले याद रखना, हर नोट्स में आप रेड वाला पढ़ोगे तो आपके लिए है, इंग्लिश मीडियम वाले ये ब्लू वाले पढ़ोगे, ठीक है। और आप सिर्फ समझने की कोशिश करो, नोट्स बनाना है बाद में बड़े सुंदर हैंडराइटिंग से नोट्स बना लेना अगर आपको बनाने की इच्छा है तो, अदरवाइज बुक खरीद लेना, मोर देन सफिशिएंट है क्लास नोट्स। सुनो ध्यान से, अब आता है कि भाई ठीक है मैं समझ गया ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब क्या है। अब ये क्या है? लिंकिंग वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, ये क्या है? पहले मेन वर्ब देख लो, क्या मैंने कहा था, ये मेन एक्शन या मेन स्टेट को दर्शाता है ना। जैसे मैंने कहा आई गो, आई कम, आई टीच, लेकिन आई हियर, भाई कान में कुछ जाते हुए नहीं दिख रहा है। आई सी यू, ये कोई एक्शन नहीं दिख रहा आपको करते हुए। आई एम अ टीचर, भाई मैं कोई एक्शन नहीं कर रही हूं, मैं अपनी अवस्था बता रही हूं। याद रखना बेटा, जो अवस्था बताता है वो क्या होता है? वो स्टेट वाला वर्ब, स्टेटिव वर्ब कहलाता है, बाद में देखोगे। यानी ये जो मेन वर्ब है या तो एक्शन बताता है या स्टेट बताता है, यानी क्रिया बताएगा नहीं तो अवस्था बताएगा। ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब का मैंने आपको डेफिनेशन बताया। वाह विजय, तुम लोग तो हरामखोरी सोच रहे हो, हाँ कितना चालाक। वॉल्यूम 2 भी कम, अरे बेटा वॉल्यूम 1 कंप्लीट कर करके मेरी जान निकल गई है यूट्यूब में। हमने प्रॉमिस कर दिया था इसलिए वॉल्यूम 1 मैं पूरा कंप्लीट कर रही हूँ यूट्यूब में, लेकिन सच कहूँ जान निकल रही हो, अब बहुत हो गया।
अब कहोगे वॉल्यूम 2 तो मैं कभी ना छूऊं वॉल्यूम 2 यूट्यूब में। चलो नेक्स्ट आओ, सुनो ध्यान से बेटा। 23 तारीख को मेरा एक ऑफलाइन बैच भी आ रहा है। अगर दिल्ली आ सकते हो ना यार, आ जाओ। सच कहे बड़ा मजा आता है। आप जब ऑफलाइन पढ़ते हो ना, सच कहे तो मैं भी बहुत खुश रहती हूँ आप लोग के साथ मिलके। और इतनी बदमाश बदमाश बच्चे आते हैं ना, और इतनी हरामखोरी करते हैं, लेकिन फिर भी प्यार है। इसीलिए अगर आ सकते हो दिल्ली तो आना। चलो सुनो ध्यान से। अब अगर ऑक्सिलरी वर्ब की बात करूं मैं, तो मैंने कहा भी सर्किट का नाम लिया है ना बेटा। देखते हो वो ऐसा हीरो है, वो मेन रोल पे भी आएगा तो अच्छा लगता है ना। जैसे नाना पाटेकर कई बार तो मेन रोल में ही है, और कई बार सपोर्टिंग रोल में भी है, मेन हीरो के साथ, है ना। कभी नेगेटिव रोल में, कभी पॉजिटिव रोल में, लेकिन एक मेन हीरो कोई और है। अब कुछ पिक्चर्स देखोगे जिसमें नाना पाटेकर अकेला है, इसका मतलब है यार नाना पाटेकर जैसे भी तो कुछ सपोर्टिंग एक्टर्स होते होंगे, जो चाहे तो सपोर्टिंग रोल में आ जाए और चाहे तो मेन रोल में आ जाए, है ना। अरशद वारसी की तरह भी कुछ लोग होंगे ऐसे इतने टैलेंटेड कि वो कभी मुन्ना भाई का साथ दे रहे हैं तो कभी वो मेन रोल पे भी आ जाए। यानी कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आई एम अ टीचर, इसमें एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब? जल्दी बताना, जल्दी बताओ। हाँ, लेट्स लिव बेटा। 2022 की बात करोगे तो प्लीज आप स्ट्रेट अवे खरीदोगे वीओडी। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। आई एम अ टीचर में एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? यस, आई एम अ टीचर में एम मेन वर्ब है। क्यों भाई? आई मतलब सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है। ए एंड द के बाद बेटा नाउन आता है। सुनो ध्यान से, यानी टीचर तो एक पोस्ट का नाम है ना, तो अकेला बच गया एम, दैट इज मेन वर्ब। मैंने क्या कहा था, अकेला अगर आएगा तो मेन वर्ब आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन मेन हीरो के बिना तो पिक्चर बनेगा ही नहीं, है ना। यानी वहां पे मेन वर्ब है। चलो फिर से सुनो ध्यान से। आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, पढ़ा रही हूं। अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, ये बताओ जल्दी से, जल्दी। पीयूष, प्रियांश, वेरी गुड, जल्दी बताना, जल्दी से बताओ। आई एम टीचिंग में यस, टीच आईएनजी फॉर्म में बता रहा मैं पढ़ा रही हूं, पढ़ा रही हूं, मेन एक्शन का जिक्र कर रहा है। उसको हेल्प करने वाला कौन है? एम, वहां पे हेल्पिंग वर्ब है। यानी ये जो एम है ना, ये बी का फॉर्म है। अभी थोड़ी देर बाद, मतलब 1-2 दिन बाद पढ़ोगे, ये नाना पाटेकर ही है। मतलब ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का रोल निभा रहा है। दिस मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जो ऐसा वर्ब होता है जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेगा, जो मेन वर्ब का भी काम करेगा, और वो सिर्फ 3 वर्ब से, सिर्फ ऐसे 3 वर्ब से, डू, बी, हैव। डू का फॉर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है, आगे एकदम डिटेल में है। डू, डस, डिड, डन। बी के फॉर्म्स इज, एम, आर, was, were, been, being। have का फॉर्म has, have, had, had। यानी कि ये इतने फॉर्म्स है जिनका इस्तेमाल आपकी मर्जी हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना है करो, मेन वर्ब के रूप में करना है करो। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम कर सकते हैं, जो मैंने कहा आपको नाना पाटेकर की तरह, है ना। लेकिन कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स है जो कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं कर सकते। जैसे देखते हो, जॉनी लीवर की बात करें, अगर असरानी की बात करें, बेटा ये हमेशा सपोर्टिंग रोल में रहे हैं, ये आपको खूब हंसाएंगे, लेकिन कभी भी हीरो नहीं बन के आए। क्यों? क्योंकि बेटा ये मानते थे कि भाई देखो, कुछ ऐसे हीरो है ना, कुछ ऐसे एक्टर्स है जो आए हैं फिल्म इंडस्ट्री में जानते हुए कि मेरी शक्ल हीरो बनने वाली नहीं है, लेकिन मेरे में जो टैलेंट है वो आपके कई हीरो में नहीं है। क्या बॉलीवुड के लोग चैलेंज करते हैं, है ना।
नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख लो भाई, वो तो खैर हीरो वाली शक्ल नहीं है, फिर भी तो कई पिक्चर में तो हीरो का रोल में आता है और कई पिक्चर में साइड में रोल में रहते हैं, है ना। जैसे सलमान खान के साथ साइड में थे, वो किस में थे, उसमें जो उस लड़की को पाकिस्तान छोड़ने जाते हैं, मैं भूल रही हूँ उस मूवी का नाम, क्या नाम था उस मूवी का, हाँ याद करो तो। नहीं तो वो क्या है, कहोगे मैम नवाजुद्दीन की बात करोगे तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन रोल में भी आया हुआ है ना, ये साइड रोल में भी रहता है। लेकिन कुछ ऐसे हीरो होते हैं, हीरो क्या कहेंगे, सपोर्टिंग एक्टर्स है, जो कभी भी मेन रोल में नहीं आते हैं बेटा, उनको याद रखो मॉडल्स के लिए, ठीक है ना। मॉडल की बात करेंगे, जरा देखो मॉडल्स के नीचे क्या है। भोजपुरी बेटा, भोजपुरी पिक्चर में हाँ बजरंगी भाईजान, यस वेरी गुड रूपा। नहीं यार, मुझे भोजपुरी पिक्चर मैंने देखा नहीं है सच कहूं तो। देखो भोजपुरी हो, मैथिली हो, ये सब भाषाएं ऐसी है ना, बहुत मीठी भाषाएं हैं, लेकिन सच कहूं तो मेरे समझ में नहीं आती, मुझे नहीं आती। हमारी तरफ मुझे ज्यादा अच्छा समझ में आता है मगही, जो मगही भाषा है ना, वो मेरी माँ भी बोलती है, और वो झारखंड की तरफ, जैसे हमारे तरफ गिरिडीह की तरफ वो चलता है। भोजपुरी मैथिली इस तरफ पटना साइड और भोजपुर साइड हो गया, तो वो मुझे नहीं आती। तो सुनो मैंने क्या कहा, मॉडल्स ऐसे हेल्पिंग वर्ब से, बेटा असरानी हो या जॉनी लीवर हो, कहता भैया हम सपोर्टिंग रोल में रहेंगे, बड़े हंसाएंगे, बहुत अच्छे से रोल निभाएंगे, लेकिन हीरो नहीं बन सकते, दे आर मॉडल्स। ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, देखो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का कार्य करता है। दे नीड अ मेन वर्ब, उनको एक मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए, और हर मॉडल के बाद एक मेन वर्ब चाहिए, क्योंकि उसको मेन वर्ब चाहिए। लेकिन याद रखना, ये कान खोल के सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रही हूं मैं, मॉडल के तुरंत बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। आप कहोगे मैम ये बेस फॉर्म क्या है ना, बेस फॉर्म क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। बेस फॉर्म का मतलब होता है प्योरेस्ट फॉर्म, वो प्योर फॉर्म जिससे सारे वर्ब्स बने, वो प्योर फॉर्म जिससे सारे वर्ब्स का निर्माण होता है, दैट इज कॉल्ड बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी वो प्योरेस्ट फॉर्म जिससे सारे वर्ब्स का निर्माण होता है, वो कहलाता है क्या, वर्ब का बेस फॉर्म। बेटा ये अलग से आप पढ़ोगे बहुत डिटेल में, हालांकि अभी फिलहाल अगर कहोगे तो मैं सिर्फ इतना बता दूं, अगर आपके पास बुक है तो लिख लेना, ये वर्ब का बेस फॉर्म है। बीएफ का मतलब बॉयफ्रेंड नहीं हुआ, ठीक है, वर्ब का बेस फॉर्म हुआ। देखो यस बिहार में बेटा मेरा सेंटर पटना में है। चलो समझ में आया। समझ में आया, क्लियर। देखो बेटा मॉडल्स में कौन कौन आएंगे, ध्यान से सुनना। अब मेरी बात सुनो अगेन, देखो क्या है वर्ब, क्या है भाई, वो एक्शन बताता है, गो कम टीच, ओके, स्टेट भी तो बताता है, हियर सी आई एम अ टीचर, है ना, यानी स्टेट भी बताता है। वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग मतलब हेल्प करेगा, किसको हेल्प करेगा, मेन वर्ब को, उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। भाई मेन वर्ब क्या करता है, वो मेन एक्शन बताता है, एक वाक्य में क्या आना जरूरी है, मेन वर्ब का आना जरूरी है। ऑक्सिलरी वर्ब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कहां आएगा, मेन वर्ब के पहले आएगा। मेन वर्ब को हम टेंस के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। अब आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब भी कितने प्रकार के हो सकते हैं, भाई दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला ऐसा हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब जो मेन वर्ब का भी काम कर सकता है ना, उनको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। सिर्फ तीन होते हैं, डू, बी एंड हैव। उसके बाद
मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स ऐसे हेल्पिंग वर्ब है जो कभी मेन वर्ब का काम नहीं करते, कहते भैया मेरी औकात ही नहीं है, मुझे एक मेन वर्ब दे दो मेरे बाद, और मेरे बाद जो भी वर्ब आएगा वो वर्ब के बेस फॉर्म में आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मॉडल्स कौन कौन सा है, तो बेटा याद रखना मॉडल्स का चैप्टर अलग है, ये मैं बिल्कुल डिटेल में अलग से कराती हूं। देखो देखो नेक्स्ट देखो मेन वर्ब, ध्यान से सुनना। ये देखो अब हम आ रहे हैं सीधा मेन वर्ब में। अब आप कहोगे मेन वर्ब क्या है, तो बेटा बता तो चुकी आपको, एक अवस्था बताता है जिसको हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। बेटा स्टेट से स्टेटिव बना है, स्टेट स्टेटिव। स्टेटिव वर्ब्स होते हैं जो अवस्था बताते हैं, जैसे मेरी अवस्था, मैं बीमार थी, आई वॉज इल, मेरे पास एक गाड़ी है, यानी कि पोजेशन वाली अवस्था बता रहे हैं, आई हैव अ कार, मैं तुम्हें जानती हूं, आई नो यू, भाई दिख रहा है कोई एक्शन होते हुए ना। आई लव यू, भाई प्यार ऐसा है जो चीज दिखता नहीं है। अब कहते हैं ना प्यार किया नहीं जाता हो जाता है ना। अगर आपके पापा जब डंडे से मारे ना आपको प्यार करने वक्त, बोलना कि देखो पापा, इंग्लिश वाली मैम ने भी सिखाया प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, यानी कि ये एक्शन वाले वर्ब ही नहीं है, स्टेट वाले वर्ब है। वो तो जूते तुम्हें भी मारेंगे मुझे भी मारेंगे। सुनो, आई लव यू क्या है, कहोगे ये हमारी तीन अवस्थाएं होती बेटा। एक तो हमारा स्टेटस वाली अवस्था, जैसे आई एम अ टीचर, एक दिमाग की अवस्था आई नो यू, मानसिक अवस्था जिसको कहते हैं, और एक होते हैं दिली अवस्था जिसको कहोगे फीलिंग्स वाली, यानी आई लव यू, है ना। तो देखो ये सारे वर्ब्स में क्या आपका कोई एक्शन दिख रहा है करते हुए, देखो तो, हाँ कोई एक्शन दिख रहा है नहीं, है ना। टीजीटी के लिए विपिन बिल्कुल ये बैच ले लो, क्योंकि मैं पूरा कंप्लीट करूंगी, याद रखना। जितना टीजीटी का जब चैप्टर्स है ना अलग से, जैसे फिगर ऑफ स्पीच है आपका, उसके बाद क्लॉज है अलग से, पंक्चुएशन है, ये सारा मैं कंप्लीट करती हूँ, इसीलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सुनो, आई वॉज इल, वॉज, हैव, नो, लव, एम, इज, एम, आर, कोई ऐसा है ही नहीं वर्ब जो आपको दिखे कि हाँ कोई चीज मेरे कान में जा रहा है, कोई चीज मेरे आंख में दिखाई दे रहा है। ये वर्ब्स ऐसे नहीं है जो आप एक्शन देख सकते हो। अब एक्शन में आओ। एक्शन में अगर मैं बात करूं तो जरा डायनेमिक वर्ब की बात करूंगी। डायनेमिक वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं जो एक्शन दर्शाते हैं। एक्शन दर्शाने वाला वर्ब्स जो होता है वो डायनेमिक वर्ब होता है, और डायनेमिक वर्ब को हम डिवाइड करते हैं फिर ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव में। देखो कंप्लीट, किल, फ्लाई, क्राई, आपको करते हुए महसूस होगा, ये सब काम करते हुए महसूस होगा। यानी जब आप वर्ब की बात करते हो, एक स्टेट बताने वाला वर्ब होता है और एक एक्शन बताने वाला वर्ब होता है। ये होते हैं स्टेटिव वर्ब, ये होते हैं डायनेमिक वर्ब। डायनेमिक वर्ब में आपको एक्शन दिखेगा, गो, कम, फ्लाई, उड़ना, रोना, क्राई, है ना। ये सब डायनेमिक वर्ब से, यानी आपको डायनेमिक, अगर मैं कहूँ कि पर्सनालिटी डायनेमिक है, आपको कुछ करता हुआ एक्शन दिखेगा। और स्टेट बताने वाला स्टेटिव वर्ब। देखो इस पेज में पूरा स्टेटिव वर्ब मैंने समझाया है। जैसे आई हैव लंच एट 1 PM, आई टीच इंग्लिश, ही गोज। देखो ध्यान से सुनो, स्टेटिव वर्ब्स जनरली डू नॉट कम इन आईएनजी फॉर्म। अब ये हैव की अगर मैं बात करूं तो भाई मैं लंच खाती, मैं खा रही हूं, आई एम हैविंग लंच चलेगा। मैं पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग, वो जा रहा है तो ही इज गोइंग। यानी ये तीनों वर्ब हम आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए याद रखना जो स्टेटिव वर्ब्स है ना, इनको हम जनरली आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते। ये लिंकिंग वर्ब्स भी कहलाते हैं। भाई याद रखना, लिंक मतलब लगता है लिंक करना। अगर मैं कहूं आई एम, बोलोगे क्या, अ टीचर, ओके, यानी सब्जेक्ट को नाउन से लिंक किया।
आई एम क्या, ईमानदार, ऑनेस्ट। सब्जेक्ट को एक एडजेक्टिव यानी कि एक विशेषता बताने वाले शब्द से लिंक किया, तो लिंक करने वाले जो होते हैं ना, यानी जोड़ेगा, वो सब्जेक्ट को उसकी विशेषता से, सब्जेक्ट को उसके पोस्ट से जोड़ता है। इसीलिए स्टेटिव वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब्स भी कहते हैं, क्योंकि वो लिंक करता है सब्जेक्ट को किससे, किसी नाउन से। देखो यहां पे ये एक पोस्ट का नाम है यानी नाउन है, किसी प्रोनाउन से या उसके अवस्था से, है ना। देखो नाउन या एडजेक्टिव से, नाउन के प्लेस पे प्रोनाउन भी आ सकता है ना। बेटा आज ही आपका सबसे पहले हम इमीडिएटली आपको क्लास के बाद आपको ये सारा का सारा लोड हो जाएगा। आप ये निश्चिंत रहो, लोड की बात जहां तक है। क्लियर, समझ में आया। यानी वर्ब जितना मैंने पढ़ाया, एक समराइज कर दूं। वर्ब क्या है, डूइंग वर्ड, क्रिया करने वाला, काम करने वाला। वर्ब जो होता है वो वर्ब है। जो अवस्था बताता है वो वर्ब है, यानी डूइंग और स्टेट वर्ब, स्टेट वर्ड, ठीक है। जिसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो मेन वर्ब को हेल्प करता है। सेंटेंस में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन जो मेन वर्ब है वो तो आएगा ही आएगा, और वो मेन एक्शन या अवस्था को दर्शाता है। ये या तो स्टेटिव वर्ब होगा जो सिर्फ अवस्था बताएगा, जिनमें हम आईएनजी कभी नहीं लगा सकते, क्योंकि अब हो रहा है, कर रही हूं, उस फॉर्म में नहीं दिखा सकते। तो किस फॉर्म में दिखा सकते हैं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म में दिखा सकते हैं, ठीक है ना। और वो जो है वो होता है स्टेटिव नहीं, वो डायनामिक होता है। यानी स्टेटिव वर्ब अवस्था बताता है, वो आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा। डायनामिक वर्ब एक्शन बताता है, जो आईएनजी फॉर्म में आ सकता है। उसके बाद ये लिंकिंग वर्ब क्या है, तो भाई लिंक करता है या जोड़ता है। कैसे, सब्जेक्ट को एक नाउन से जोड़ दो ना, किससे, एम से, आई एम अ टीचर, ही इज अ डॉक्टर। ओके, सब्जेक्ट को किसकी विशेषता से जोड़ दो, ही इज ऑनेस्ट, शी इज क्या, शी इज इल। देखो उसकी अवस्था से जोड़ दिया। यानी ये वॉज, इज, एम, नो, ये सब क्या करता है ना, किसी को किसी से जोड़ता है ना। तो लिंकिंग वर्ब जो होते हैं, लिंक करते हैं, याद रखना वो एक्शन नहीं दर्शाते। जो एक्शन दर्शाते हैं वो डायनामिक वर्ब कहलाते हैं, है ना। क्लियर, समझ में आया। देखो अब अगर मैं कहूं भाई ऑक्सिलरी वर्ब के भी तो कुछ टाइप्स हो सकते हैं। हाँ, हेल्पिंग वर्ब है जो या तो खाली हेल्प करेगा, है ना, या फिर मेन वर्ब का भी रोल निभा सकता है। अगर वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का रोल निभा सकता है, उसको हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। सिर्फ 3 है, डू, बी और हैव। दूसरा मॉडल्स है, वो कहता है भाई हम सिर्फ हेल्प करेंगे, पीछे मेरे एक मेन वर्ब लगा दो, लेकिन मेरे तुरंत बाद जिसको लगाओगे ना वो वर्ब के बेस फॉर्म में होगा। अच्छा, वर्ब का बेस फॉर्म क्या है भाई, वो प्योरेस्ट फॉर्म है जिससे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का एसईएस फॉर्म, सारे फॉर्म्स बनते हैं। वो प्योरेस्ट फॉर्म, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, सब बना है बी से, तो बी प्योरेस्ट फॉर्म है ना। ये है हमारा आज जो मैंने आपको वर्ब पढ़ाया है। पहले बताओ समझ में आया। नीतू A to Z ज्वाइन करो इसमें बेटा, उसमें 31 नंबर बैच है A to Z में। क्लियर, ये हमने आपको समराइज करके एक लेवल तक मैंने पहुंचा दिया है। याद रखना इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम लोग वोकैबुलरी कैसे करते हैं। सुनो, वोकैबुलरी आपको 2 तरीके से मिलेगा। एक वोकैबुलरी जो शीट में हम लोग करते हैं, है ना, इसमें बहुत सारे सिनोनिम रहेंगे, बहुत सारे सिनोनिम मैं आपको करवाऊंगी, उसका एंटोनिम भी डिस्कस करूंगी, राइट। और एक होगा आपका जो GIF वोकैब होता है। GIF वोकैब आपके उसी में लोड होते जाएंगे। बेस फॉर्म बेटा अभी बेस फॉर्म डिस्कस करेंगे डिटेल में, अभी रुक जाओ। बेस फॉर्म तो हमने भी डिस्कस ही नहीं किया है, खाली मैं कह रही हूं कि बेस फॉर्म ऐसा होता है जिससे बाकी सारे फॉर्म्स बनते हैं,
ठीक है, चलो सुनो ध्यान से। जब आप वोकैबुलरी की बात करते हो ना बेटा, तो आपको याद रखना कि क्लास नोट्स में सारा ग्रामर है। वोकैबुलरी की बुक अभी तक नहीं आई है, लेकिन ये सारे वोकैबुलरी जो मैं एक एक पेज में 6-7 ही रहता है, आपको A4 साइज में अवेलेबल हो जाता है। आप चाहो तो उसका PDF निकाल भी सकते हो। हम आपको वोकैबुलरी 2 बार लोड करेंगे। जैसे आज आपका 15 नंबर लोड हो जाएगा, लेकिन जिस दिन ये मेरे द्वारा खत्म हो जाएगा ना, फिर से लोड होगा, क्योंकि एक एक वोकैबुलरी के कुछ सिनोनिम, कुछ एंटोनिम रहेंगे इसमें। तो इसीलिए याद रखना कि जब आपको मैं लोड करूं तो 2 बार ये लोड होगा। एक बार लोड होगा जब ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही एम्प्टी रहेगा, जितना है वोकैबुलरी उतना। एक बार होगा जो मेरे हाथ से लिखा हुआ लोड होगा। सुनो ध्यान से, वोकैबुलरी में मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं हम लोग वोकैबुलरी करेंगे कैसे। देखो सबसे पहला क्या है, फ्लिम्सी। मैं ऐसे याद रखूं आपको, फिल्म की तरह फ्लिम्सी। फिल्म क्या होते हैं? जैसे मूवीज, भाई झूठी कहानियां होती है, कोई सच्ची कहानी थोड़ी है ना। आपको क्या लगता है जो दिखा देता है फिल्म में वो सब सच्चे होते हैं? नहीं ना, कहोगे मैम झूठे होते हैं, है ना। तो फ्लिम्सी, फिल्म की तरह फ्लिम्सी। भाई तुम झूठे बहाने बनाते हो जब भी लेट आते हो, तो यू मेक फ्लिम्सी एक्सक्यूजेस। देखो फ्लिम्सी का मतलब मैंने ऐसे याद कराया कि फिल्म की तरह फिल्मी, है ना, फिल्म की तरह फ्लिम्सी। फिल्म की तरह फिल्मी, फिल्मी मतलब हो गया भाई झूठे, यानी कि आसानी, जिस पर भरोसा करने लायक नहीं हो, है ना। देखो लिखा हुआ है नॉट रिलायबल, ठीक है, नॉट रिलायबल। अब एक और चीज है फ्लिम्सी का, याद रखना कि जब फ्लिम्सी होता है ना, तो वो ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि खाली नॉट रिलायबल हो, बल्कि वो कमजोर भी होता है। जैसे मैं कहूं कि भाई ठीक है, फ्लिम्सी एक्सक्यूज दे रहे हो, है ना, 1-2 क्वेश्चन पूछूंगी ना, बस टूट जाओगे तुम, यानी कि झूठे बहाने बना रहे हो। यानी 1-2 क्वेश्चंस पूछूंगी तो टूट जाओगे, इसका मतलब क्या है? फ्रेजाइल। देखो इजली ब्रोकन इसका सिनोनिम है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब कमजोर, जिसको कहोगे वीक, फ्रेल, ये सब क्या है? इजली ब्रेकेबल का सिनोनिम है। इसीलिए अगर मैंने इजली ब्रोकन है, इसका मतलब ये टूट सकता है। ब्रेकेबल, ब्रेक होने की जो एबिलिटी जिसमें रहती है वो ब्रेकेबल होता है। देखो ये इसके सिनोनिम्स है। बेटा ब्रिटल का मतलब होता है ना, नॉट जो नहीं होता वो ब्रिटल कहलाता है, ठीक है। अब इसका अगर एंटोनिम कहोगे तो स्ट्रॉन्ग कहोगे, स्टर्डी कहोगे। अच्छा हाँ, एक और है, बिल्कुल सही कह रहे हो, रिकेटी। रिकेटी का मतलब होता है टूटा फूटा, है ना, एकदम जर्जर मकान जो होते हैं, जो कभी भी गिर जाए, जिसको कहते हैं डिलापिडेटेड। देखो अब आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस खाली रट्टा मारो। क्या, कैसे रटोगे? फ्रेजाइल, वीक, फ्रेल, ब्रेकेबल, रिकेटी, डिलापिडेटेड, यानी कि जो टूट जाए, है ना। ये किसका सिनोनिम है? ये है फ्लिम्सी का सिनोनिम, फिल्म की तरह फ्लिम्सी। एंटोनिम की बात करोगे तो मैं कहूंगी स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी। देखो ये इसका एंटोनिम है। बोलो ऑफलाइन बैच के बारे में बेटा, 23 तारीख को बैच शुरू हो रहा है ऑफलाइन, आप आ जाओ 23 तारीख को मॉर्निंग में 8 बजे। यस, ड्यूरेबल, टफ, वेरी गुड, बहुत सही। ड्यूरेबल, टफ, लॉन्ग लास्टिंग जिसको कहोगे। ड्यूरेबल का मतलब टिकाऊ हो गया, है ना। ये सारे किसका? फ्लिम्सी का एंटोनिम है, देखो, ठीक है। रॉबस्ट, वेरी गुड यश, ROBUST होता है रॉबस्ट, ठीक है। अब सुनो, आपको याद रखना पड़ेगा
ड्यूरेबल बना है बेटा ड्यूरा से, कहते ना ड्यूरा सेल, चले ज्यादा, वही तो है ड्यूरेबल, है ना, क्योंकि ड्यूरा का मतलब ही होता है जो टिकाऊ होता है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। अच्छा, रॉबस्ट लिखना चाहते हो तो लिख लो, यहीं पर लिख लो, मैं यहां लिख दूं रॉबस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आओ, स्काई रॉकेट। बेटा स्काई ऊपर है, रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है, भाई सब कुछ की कीमतें क्या हो रही है आज, स्काई रॉकेटिंग, यानी कि इंक्रीज कर रहा है, तेजी से बढ़ना, टू इंक्रीज रैपिडली। आप सिनोनिम लिख सकते हो राइज, शूट अप, देखो राइज का मतलब होता है ऊपर उठना, है ना, शूट अप। ओके ठीक है, ठीक है, जंप ठीक है चलेगा, राइज आप काफी है बेटा, इसका ज्यादा नहीं है, सर्ज कर सकते हो। हाँ, ब्रांच बेटा आप मुखर्जी नगर में आओगे, अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हो तो मुखर्जी नगर आओगे, सर्ज। ठीक है, ये हो गए स्काई रॉकेट के सिनोनिम, राइज, शूट अप, सर्ज। ठीक है, अगर आप कहोगे इसका एंटोनिम तो डिक्रीज हो गया, देखो एंटोनिम का ये साइन होता है, क्रॉस साइन एंटोनिम का होता है, डिक्रीज, फॉल, ड्रॉप, ये सब इसका एंटोनिम हो गया। देखो मैं सामने से इसलिए हट जा रही हूं क्योंकि हाँ सब कुछ अपलोड होगा बेटा, और कलर्ड अपलोड होगा। ठीक है, चलो, हाँ डिक्रीज और डिमिनिश कह सकते हो। चलो अब सुनो, नेक्स्ट नेक्स्ट वोकैबुलरी में आओ, प्रेजुडिस्ड। बेटा प्री का मतलब क्या होता है, जब भी आप प्री का मतलब देखो समझ जाना पहले की बात है, और जुडिशियरी, जज, जुडिस, ये सब न्याय से रिलेटेड है बेटा, पहले से आप न्याय यानी कि आप तय कर बैठे हो, जज कर चुके हो, आप पहले से ही उसको जज कर चुके हो। देखो हम यहाँ पे न्याय नहीं जज करेंगे, यानी पहले से ही आप आकलन कर चुके हो कि भाई वो बदमाश, वो खराब आदमी है, तो आप कहोगे यू हैव प्रेजुडिस्ड माइंड। प्रेजुडिस का मतलब होता है क्या, अ स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल, जो तार्किक नहीं है, जो तर्क पे आधारित नहीं है, फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समवन और समथिंग, किसी के खिलाफ आप एक दिमाग बना लेते हो। बेटा इससे रिलेटेड एक ईडियम है जो बहुत बार आया हुआ है, और वो है जॉन्डिस्ड आई, जॉन्डिस्ड आई, जिसको कहते हैं ना सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है ना, उसी को कहते हैं जॉन्डिस्ड आई, मतलब मन में बिठा लिया ये बदमाश है, यानी कि आप बिल्कुल बायस्ड हो चुके हो, आप एकदम पार्शियल हो चुके हो, आप निष्पक्ष होके नहीं सोच रहे हो। निष्पक्ष, किसी का तरफ मैं नहीं ले रही हूं, मैं दोनों की तरफ नहीं लूंगी, तो आप इसका एंटोनिम लिखोगे, एक ईडियम है इसका, सिटिंग ऑन द फेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिटिंग ऑन द फेंस? बेटा फेंस का मतलब क्या है, फेंस का मतलब होता है बाड़ा, जो बाड़े देखते हो अपने घर के चारों तरफ लगाते हो आप, अगर मैं उसी पर बैठी हूं इसका मतलब ना इधर की ना इधर की, मैं किसी का तरफ नहीं लूंगी, आई विल सिट ऑन द फेंस, है ना। ऐसे व्यक्ति जो किसी के में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, दोनों पक्ष में इंटरेस्ट नहीं रखता है, उसको हम कहते हैं डिसइंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड का ही वर्ड है वो डिसइंटरेस्टेड, लेकिन ये किसी में इंटरेस्ट नहीं है, अनइंटरेस्टेड तो होगा मुझे दिलचस्पी नहीं है, डिसइंटरेस्टेड मतलब मैं दोनों के पक्ष में नहीं हूं। ठीक है, भावना स्टीरियोटाइप क्यों होगा बेटा यहाँ पे, राइट?
यानी प्रेजुडिस्ड अगर रहते हो तो आपका नजरिया ऐसा है कि आप सावन के अंधे हुए पड़े हो, आपको हरा ही हरा दिखेगा। यानी एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस्ड आई वाला ईडियम है। जॉन्डिस्ड आई लगाया, पक्षपातपूर्ण हो आप, बायस्ड हो आप, पार्शियल हो, है ना, प्रिजुडिस्ड हो। आप कहोगे आप इसका एंटोनिम, तो भाई मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, मैं पार्शियल का उल्टा इम्पार्शियल, बायस्ड का उल्टा अनबायस्ड, इम्पार्शियल अनबायस्ड, वो तो हो ही गया। चलो, सिटिंग ऑन द फेंस, क्योंकि मैं बाड़े पर बैठी हूं, ना इधर हूं ना इधर हूं। डिसइंटरेस्टेड मतलब मुझे दोनों में इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए मैं निष्पक्ष होकर बात सुनूंगी। देखो क्लियर बेटा, इस तरह से हम लोग एक एक वोकैबुलरी को डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ग्रामर के साथ साथ, यानी परसों मैं आपको जो वोकैबुलरी कराऊंगी वो डिफरेंट वोकैबुलरी होगा, ठीक है। वो एक अलग सा वोकैबुलरी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम वोकैबुलरी भी करेंगे, और वो आपका जीआईएफ वोकैबुलरी जो होते हैं ना, वो लोडेड हो जाते हैं। याद रखना, अब जितने लोग आज पहली बार आए हो, ये ध्यान रखना, आप लोगों को जो बैच लेना है वो बैच नंबर 32 लेना है, ठीक है। आपको बैच नंबर 32 लेना है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो इसमें आपको एक पूरा कंप्लीट बैच मिलेगा। उसके जो उसमें आपके नोट्स होंगे वो स्टडी मटेरियल में होंगे, उसका पूरा पीडीएफ मिलेगा, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सारा पीडीएफ मिलेगा। बुक खरीदना चाहते हो तो kdpublication.com में जाके आप क्लास नोट्स खरीद सकते हो। आपके पास वॉल्यूम 1 तो जरूर होना चाहिए बेटा। जितने भी टॉपर्स है हमेशा सुनना, वो क्या पढ़े हो, नीतू सिंह वॉल्यूम 1, ठीक है। आपको इसके साथ एक और बैच मिलेगा जो 75 टेस्ट पेपर्स करके लिखा होगा, लेकिन उसमें 90 टेस्ट पेपर्स के करीबन ऊपर हो गया है, इतना है। अगर आप इसके साथ कहोगे कि नहीं, अगर आप स्पोकन और कंपल्सरी दोनों लेना चाहते हो, तो बेटा आप कंपल्सरी इंग्लिश और स्पोकन ले सकते हो सिर्फ 5000 में, लेकिन उसमें बैच नंबर 31 अभी मिला है, 32 अभी आने वाला है उसमें। और ऑफलाइन आना चाहते हो तो आप 23 अगस्त को आ जाओ ऑफलाइन, आपको सामने बिठा के पढ़ाऊंगी, ठीक है। लेकिन याद रखना, अगर आपकी इंग्लिश बहुत खराब है और एकदम बिल्कुल सेंटेंस को समझ में नहीं आता है, तब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप स्पोकन इंग्लिश जरूर ट्राई करना, क्योंकि स्पोकन आपका कंप्लीट बेस बना देगा। ये बैच कंप्लीट है उन लोगों के लिए जो किसी तरह के कोई भी एग्जाम, सीजीएल हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो बेटा, चाहे वो सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, स्टेनोग्राफर हो, एमटीएस तक की बात कर दूं मैं तो फिर, ठीक है। टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, या आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, या एयरफोर्स जैसे अब अग्निवीर आ गया उसका एग्जाम दे रहे हो, आप कोई भी भारत में आने वाले किसी भी तरह का एग्जाम है, मोर देन सफिशिएंट है ये बैच। इसमें आपको पूरा कंप्लीट एक क्लास नोट्स कराते हैं, 20 टेस्ट पेपर्स, 20 वोकैबुलरी के शीट, इतने ही सिनोनिम एंटोनिम के साथ कराएंगे। उसके अलावा आपको जीआईएफ वोकैब करीबन 5 या 6 जीआईएफ वोकैब लोड होगा, जिसमें 20 वोकैबुलरी सब में है। और सबसे अच्छी बात है इसमें कि आप जब पूरा पढ़ लोगे या आधा से ज्यादा पढ़ लोगे तो आप क्वेश्चन पेपर लगाना शुरू करो, जो अलग से आपको एक टेस्ट पेपर का मिलेगा, ठीक है। इसमें हमारे साथ कभी आशुतोष सर और कभी प्रवीण सर आपको कराएंगे क्या, क्विज, ठीक है, लाइव क्विज कराते हैं, पूरा कंप्लीट मैं कराती हूँ, चाहे वो टेस्ट पेपर हो या वोकैबुलरी हो या ग्रामर हो, वो सिर्फ कभी कभी आके आपको क्विज कराएंगे। और ये क्लास आप ऑफलाइन भी वॉच कर सकते हो, 5-5 वीडियोस डाउनलोड करके, ठीक है। मेरा क्लास चलेगा 6 से 7:30 मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। आपसे मुलाकात कल फिर होगी एक टेस्ट पेपर के साथ, लेकिन इस बैच का डेमो चलेगा मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।